गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत जो इतिहास की पुस्तक है उसका लेसन नंबर 2 है, नए राजा और उनके राज्य। तो आज हम जानेंगे नए राजा और उनके राज्यों के बारे में। जैसा कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, तो हमारा टॉपिक है नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, यानी पहले जो योद्धा या जो सरदार जो अस्तित्व में आए थे या बड़े भूस्वामी, तो राजा लोग क्या करते थे, उनको काफ़ी महत्ता देते थे और उनसे ये उम्मीद रखते थे कि वे उनके दरबार में कोई उपहार लाएं या अपने पराक्रम से उनके दरबार को सुसज्जित करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। यानी जिसके पास ज़्यादा सत्ता या ज़्यादा पैसा संपदा इकट्ठी हो जाती थी, तो वो उस क्षेत्र का अपने आप को पूरे तरीके से एक बहुत कहना चाहिए वहाँ का राजा मान लेते थे। ठीक है, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, ठीक है, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी क्षत्रिय कुल में जन्म भी लिया हो तब भी ये यज्ञ का अनुष्ठान करने के बाद वो क्षत्रिय माना जाएगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो अब बात करते हैं राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा, उनको क्या कहते थे, महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। यानी कुछ राजा ऐसे थे जो बहुत बलशाली, बहुत पराक्रमी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बल या अपने बुद्धि से अपने आप को महाराजाधिराज यानी राजाओं का भी राजा मान लिया या अपने आप को राजाओं का भी राजा घोषित कर लिया, उनको ये उपाधि दे दी गई। ठीक है, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों
कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यानी पहले कर बहुत सारे थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है कौन सा? वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। यदि कोई मुद्रा के रूप में कर नहीं चुका पाता था तो उससे ज़बरदस्ती श्रम लिया जाता था, जिसके बदले उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो ये भी एक प्रकार का पहले कर हुआ करता था। मकान पर छाजन डालने के लिए लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि बहुत सारे पहले ऐसे कर होते थे जिनको ये लोग वसूलते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। यानी ये कर जो थे तो इन करों से राजा का जो वित्तीय मतलब उसके संसाधन के रूप में इस्तेमाल होते थे। उससे जो धन इकट्ठा होता था तो वो क्या होता था? राजा के धन के भंडार में शामिल हो जाता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। यानी उस पैसे का या उस कर का इस्तेमाल मंदिर बनाने के लिए और किले या दुर्ग बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पद अधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। यानी पहले पिता, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये वंशानुगत चलता रहता था। और किसी प्रभावशाली व्यक्ति को पदाधिकार दे दिया जाता था कि भाई आप राजस्व वसूल करेंगे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। यानी जो सेना में सेनापति या और भी कई जो पद होते थे, बड़े पद, तो उसमें कोई सगा संबंधी या उनका जो निकट का उनका रिश्तेदार है वही उन ओहदों पर नियुक्त किया जाता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन करने में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब हम बात करते हैं धन के लिए युद्ध। यानी आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। यानी जितने भी शासक थे वो कुछ एक क्षेत्र पर अपना शासन करते थे या वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। वे चाहते थे कि उनका
उनके जो राज्य की सीमा या उनका जो जिस पर वो शासन करते हैं, जिस क्षेत्र विशेष पर, उसका दायरा पहले से ज़्यादा विस्तृत हो और उनका राज्य और बड़ा हो जाए। ठीक है। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यानी वो हर कोई उनमें से चाहता था कि भाई ये हमारे पास हो, इसके शासक हम बने, इसके शासक हम बने, इसलिए वो आपस में युद्ध करते रहते थे। ठीक है। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखते हैं, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है, जो कैसे शासकों में, जो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, उसको लूटते थे। सुल्तान का मतलब हुआ, अरबी भाषा में इसका मतलब है शासक। ठीक है। तो उसने 997 से 1030, ठीक है, यानी लगभग कितना 33 साल तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। यानी उसने मंदिर को लूटा और उस धन का उपयोग किस में किया? गजनी को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। यानी पहले उनको क्या कहते थे? चहमान, और बाद में वो चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने कब तक शासन किया? 1168 से 1192 तक। ठीक है। जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हमने जाना नए राजा और उनके राज्य। तो कैसे कैसे नए राजाओं का उदय हुआ 7वीं शताब्दी के बाद, और फिर किस प्रकार उन्होंने राज्यों में शासन किया, और कैसे इस 7वीं शताब्दी के बाद का जो शासनकाल था, कैसे उसमें लोगों ने कर के रूप में धन इकट्ठा किया, और फिर उस कर को किस रूप में उपयोग किया। जैसे किसी ने मंदिर बनाने में, किसी ने दुर्ग बनाने में इस्तेमाल किया। फिर कैसे धन के लिए
धन के लिए मंदिर को लूटा और फिर उस लूटे गए पैसे से सुल्तान ने महमूद ने अपना गजनी राजधानी के रूप में उसको विकसित किया उस पैसे से। तो ये इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें अच्छे से सीखी और इसको आप तैयार करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।